चैप्टर 32 के स्टार्टिंग में उस धमाके को सुनकर जिन बाहर आते हुए देखती है कि हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही होती है और वो उस ब्लास्ट के बीच गैंगोंग को देखती है जो वहाँ पे खड़ा होता है और वो ये देखकर गैंगोंग की तरफ चली जाती है और हम देखते हैं उस ब्लास्ट की वजह से हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। पेड़ पौधे सारे ख़त्म हो गए होते हैं और वो ब्लास्ट सीधा सोहोंग की तरफ पहुँचता है, लेकिन सोहोंग अपनी तलवार से उसको रोक लेता है और इतनी तबाही देखकर वांग यू कहता है फायर आयरन चेन, आखिर उनका हुआ क्या। और ये तबाही कैप्टन यांग भी देख रहे होते हैं और उसको देखते हुए कहते हैं ये तो पेचॉन स्किल है। फिर उबोक कहता है ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैकिश ब्राउन किंग डांग ने बगावत कर दी है। फिर कैप्टन यांग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है ये किसकी वजह से हुआ है। फिर उबोक कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि ये सब मेरी गलती है। फिर हम देखते हैं उस तबाही के पास जिन पहुंच गई होती है। फिर जिन के पीछे से कोई कहता है बॉस 7th एसेशन स्क्वाड रिपोर्टिंग करता है, 9th एसेशन स्क्वाड रिपोर्टिंग करता है। अभी ब्लैकिश ब्राउन किंग डांग फाइट कर रहे हैं, इसीलिए अभी आप थोड़ा सा दूर रहें। और ये सुनते ही जिन गुस्से में कहती है क्या अंकल डांग। और इसके बाद वो धीरे धीरे उस ब्लास्ट की तरफ चली जाती है और वो देखती है वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है। फिर वो ऊपर से उस गड्ढे में देखती है जहाँ पे उसको दिखता है गैंगोंग खड़ा होता है और डांग जमीन में धंसा होता है। फिर हम देखते हैं जिन ऊपर से नीचे आती है और गैंगोंग उसको नोटिस कर लेता है और जिन के साथ बहुत सारे असैसिन नीचे आते हैं और वो कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे डैंग को हरा सकता है। बॉस आप हमारे पीछे रहिए, हम इसको संभालते हैं। और बॉस का नाम सुनते ही गैंगोंग के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गैंगोंग को अभी तक यही लग रहा होता है कि डांग ही व्हाइट हॉर्स स्क्वाड का बॉस है। तभी जिन कहती है हटो मेरे सामने से। फिर वो असैसिन कहते हैं लेकिन बॉस। फिर जिन कहती है मैंने कहा हटो मेरे सामने से, मैं ठीक हूँ। फिर गैंगोंग जिन से पूछता है क्या तुम ही बॉस हो। फिर जिन कहती है जिस आदमी को तुमने अभी हराया क्या वो अभी जिंदा है, अगर वो मर गया तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। फिर गैंगोंग चुप रहता है और कहता है क्या तुम ही बॉस हो। फिर जिन गुस्से में कहती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या वो जिंदा है या नहीं। फिर गैंगोंग थोड़ी देर तक शांत रहता है और कहता है कोई भी पेचॉन स्किल से डायरेक्ट हिट लेने के बाद जिंदा नहीं बच पाया है। ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है आखिर क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं कभी भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी। तभी जिन देखती है गैंगोंग के पीछे डांग खड़ा हो गया होता है और ये देखकर वहाँ पे सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। और जैसे ही डांग गैंगोंग को पकड़ने की कोशिश करता है तभी उसके पेट में कुछ होता है और वो वहीं पे खून की उल्टी करके वापस गिर जाता है। और गैंगोंग कहता है अगर मैंने बीच में अपनी क्यूआई एनर्जी वापस नहीं ली होती तो वो अब तक मर चुका होता। फिर भी अगर कोई उसकी तरह ताकतवर नहीं होता तो वो अब तक कम से कम 10 बार मर चुका होता। तभी वहाँ पे कैप्टन यांग आते हैं और वो डांग की पल्सेस चेक करते हुए कहते हैं इनकी पल्सेस अभी भी चल रही हैं, हमें इन्हें जल्दी से लेकर जाना होगा। फिर गैंगोंग अपना ऑरा रिलीज करता है और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर पड़ता है और वो लोग अपनी जगह से हिल नहीं पाते। फिर गैंगोंग कहता है किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जिन देखती है गैंगोंग के ऑरे की वजह से वहाँ पर कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता है। फिर गैंगोंग कहता है तुम लोगों ने गा उबोक नाम के एक आदमी को किडनैप कर लिया है, इसलिए तुम उसे पहले मेरे सामने लेकर आओ और मैं पहले देखूंगा कि वो जिंदा है या नहीं। फिर जिन कहती है 1 मिनट रुको, कहीं इसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि गा उबोक मर चुका है। फिर जिन जैसे ही कहती है वो अभी, लेकिन गैंगोंग उसकी बात नहीं सुनता और वो अपने ऑरे की प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और वो कहता है मुझे तुम्हारी बातों पे कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम इन लोगों को ऑर्डर दो ताकि ये लोग उबोक को मेरे सामने ला सके। पहले मैं देखूंगा कि वो जिंदा है या नहीं, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा कि तुम लोगों के साथ मुझे क्या करना है। फिर जिन गुस्से में कहती है बस बहुत हो गया, अगर तुमने इस प्रेशर को हटाया नहीं तो मैं इसे आगे ठीक नहीं कर पाऊंगी। फिर गैंगोंग और जिन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उसके बाद जिन कहती है मुझे लगता है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है
और ये कहने के बाद वो फाइटिंग स्टांस लेने लगती है। तभी ऊपर से आवाज आती है गैंगयोंग, और हम देखते हैं ये उबोक होता है और वो कहता है गैंग, क्या ये तुम हो? आखिर तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? और फिर वो वांग ग्यू का कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम बास्टर्ड, क्या तुम इसे यहाँ पर मेरी वजह से लेकर आए हो? फिर वांग ग्यू कहता है हे रुको 1 मिनट, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है? फिर गैंगयोंग उबोक से कहता है मिसिस गा और आपके बच्चे आपकी चिंता कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आपको घर ले चलने दो। इसके बाद वो सारे के सारे लोग गैंगयोंग की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर गैंगयोंग अपना प्रेशर हटा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उबोक के घर के अंदर देखते हैं। तभी कोई दरवाजे के बाहर से कहता है हे बाहर आओ, तुम्हारे पापा वापस आ गए हैं। और उसके बाद वो सारे बच्चे बाहर आते हुए उबोक से लिपट जाते हैं और ये सारा चीज गैंगयोंग उस ब्रिज के ऊपर से देख रहा होता है। फिर उबोक ब्रिज की तरफ देखता है लेकिन गैंगयोंग वहाँ पे होता नहीं है। फिर हम एक छोटा सा पास्ट देखते हैं जब वांग ग्यू ने उबोक को डोकोयोंग के सक्सेसर के बारे में बताया होता है और उबोक कहता है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी वांग ग्यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? वो बीस्ट जिसने हमारे पूरे स्क्वाड को खत्म कर दिया सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, क्या तुम सच में उसके बारे में नहीं जानते? फिर उबोक गैंगयोंग के बारे में सोचता हुआ कहता है मैं जानता था कि उसकी स्किल काफी ज्यादा अनयूजुअल है, लेकिन वो एब्सोल्यूट वन का सक्सेसर है ये पता नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गैंगयोंग को रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर से आवाज आती है मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ उसको देखने। तभी मालकिन कहती है क्या तुम ये कर सकती हो? बाहर अभी अंधेरा होने जा रहा है। और जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं वो गैंगयोंग को अपने सामने देखते हैं और गैंगयोंग कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और गैंगयोंग को पसीने आने लगते हैं और वो कहता है क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? फिर सीन शिफ्ट होता है व्हाइट हॉर्स स्क्वाड की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं जितने भी लोगों को चोट लगी होती है उन सभी की मरहम पट्टी चल रही होती है। और फिर हम देखते हैं एक घर के अंदर जिसमें जिन और कैप्टन यांग होते हैं। फिर जिन कहती है आज जो कुछ भी हुआ तुम उसका मुझे सारा एक्सप्लेनेशन दोगे या फिर तुम आज मरोगे। फिर जिन कहती है तो तुम्हें पता था कि डोकोयोंग का सक्सेसर हम पे अटैक करेगा? फिर कैप्टन यांग कहता है हाँ मुझे पता था। फिर जिन कहती है फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि हमारे साथ ये सब कुछ होने वाला है? फिर कैप्टन यांग कहता है यस मैम मुझे पता था। फिर जिन गुस्से में कहती है तो तुम्हें पता था हमारे टीम के बचे हुए आधे मेंबर्स और अंकल डैंग कोई भी उसे रोक नहीं पाया, वो तो हमें आज पूरी तरह से खत्म कर ही देता अगर वो खुद नहीं रुकता। और तुम कह रहे हो कि ये सारा चीज तुमने जानबूझकर किया था? फिर कैप्टन यांग कहता है यस मैम। फिर जिन उसको गुस्से से देखने लग जाती है। फिर कैप्टन यांग कहता है मैंने ये सब पुरानी बॉस के सीक्रेट ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए किया है। फिर जिन चौंकते हुए कहती है मेरी मदर जब पैचॉन क्लैन खत्म हुआ था तब उसे व्हाइट हॉर्स स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था, और जब मेरी माँ ने जब से कैप्टन यांग की जान बचाई थी तब से वो मेरी माँ का वफादार बन गया था। क्या वो अभी तक मेरी मदर से किसी तरह से कनेक्टेड है? फिर वो कहती है ठीक है आगे एक्सप्लेन करो। फिर कैप्टन यांग कहता है हमारी पुरानी बॉस इस समय व्हाइट हॉर्स स्क्वाड की वर्तमान स्थिति को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। ये पहले से बड़ा और ज़्यादा मशहूर तो हो गया है लेकिन अंदर से बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। फिर हमें कैप्टन यांग को जिन की मदर के सामने दिखाया जाता है और जिन की मदर कहती है ये पहले से ज़्यादा फेमस हो तो गया है, लेकिन जब भी लोग व्हाइट हॉर्स स्क्वाड की बात करते हैं तो सिर्फ वो पुरानी बातें याद दिलाते हैं जब मैं इसकी बॉस थी। ये स्क्वाड बड़ा तो ज़रूर हुआ है लेकिन वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसमें लोग भर्ती कर लिए गए हैं। अब ये ज़रूरी हो गया है कि इस स्क्वाड को छोटा किया जाए। फिर जिन कहती है छोटा किया जाए? क्या उन्हें पता नहीं था कि इससे हमारा स्क्वाड ख़त्म हो सकता था? फिर कैप्टन यांग कहता है एक्चुअली वो इस स्क्वाड को ख़त्म ही करना चाहती थी। फिर जिन की मदर कहती है जब जंगल में आग लगती है तो झाड़ियाँ और पुराने पत्ते जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन बड़े पेड़ बच जाते हैं और वही अगले हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। जब पुरानी बॉस थी तब व्हाइट हॉर्स स्क्वाड अभी की तुलना में आधी थी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त थी कि बड़े नामी कबीले भी हमसे डरते थे। फिर कैप्टन यांग कहता है हालांकि वह कहती हैं कि वह इसे ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन इसका मतलब यह ज़रूर होगा कि वह चाहती हैं
कि यह स्क्वाड फिर से वैसा ही ताकत हासिल करे जैसा पहले था। फिर जिन की मदर कहती है बातें फैल जाएंगी, भले ही वो सभी को कितना भी चुप कराने की कोशिश करे, और जो दुश्मन स्क्वाड के बढ़ते दबाव के नीचे छुपे हुए थे वो अपनी असली सूरत दिखाएंगे और अंदर ही अंदर समस्या खड़ी हो जाएगी। जो लोग स्क्वाड के नाम पर वर्तमान स्थिति में संतुष्ट हो चुके हैं वो इस दबाव को सहन नहीं कर पाएंगे और स्क्वाड छोड़ के चले जाएंगे। और वो आगे कहती है और उसका और उसके स्क्वाड का भाग्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इस स्थिति में इसको कैसे संभालती है। फिर जिन गुस्सा होते हुए कहती है हाँ, अब उसे लगता है कि वह हजारों मील दूर से ही बस कुछ शब्दों से अपने इस पुराने स्क्वाड का भाग्य तय कर सकती है। फिर जिन गुस्से में कैप्टन यांग से कहती है तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है जो तुम यहाँ पर एब्सोल्यूट वन के सक्सेसर को लेकर आए? तुम तो यह देखकर बहुत खुश हो गए होंगे कि तुम्हारे मास्टर का सक्सेसर इतना ताकतवर और इतना स्किल्ड है। फिर कैप्टन यांग कहता है आप इसको इस तरह से समझिए, क्या होता अगर मैं डोको योंग एब्सोल्यूट वन को यहाँ पर लाया होता। अगर वो सच में डोको योंग होता तब इस स्क्वाड में आज कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। ऐसे ही तो एब्सोल्यूट वन किसी भी मामले को खत्म करता है। सिर्फ पेचॉन क्लैन की सीक्रेट स्किल को सीख लेने से इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एब्सोल्यूट वन बन जाएगा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ और मेरा ओपिनियन कभी भी उस लड़के के लिए चेंज नहीं होने वाला। फिर कैप्टन यांग आगे कहता है मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि मैं समझा था कि वो अपनी ताकत के मुताबिक चुपचाप हमारी स्क्वाड में घुसा आएगा, लेकिन बस यही उसकी लिमिट थी। फिर जिन कहती है लिमिट से तुम्हारा क्या मतलब है? फिर कैप्टन यांग कहता है क्या आज की घटना में हमारी स्क्वाड का कोई भी आदमी मारा गया है? और वो आगे कहता है ये समझ में आता है कि चो चोंग और उसके साथी अभी जिंदा है, क्योंकि उबोक स्क्वाड के बाहर की जिंदगी जीने के बाद थोड़ा सा नरम दिल हो गया है। लेकिन जिसे सब द एब्सोल्यूट वन का सक्सेसर कहते हैं उसने उन दुश्मनों के खिलाफ भी जानलेवा वार नहीं किया जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। उसका दिल साफ है, तभी तो वो एक रेस्टोरेंट में नौकर की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर वो अपनी किस्मत के टकराने के वक्त भी ऐसा बिहेव करेगा तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर जिन कहती है और क्या तुम्हें यकीन है कि वो उनमें से ही एक है? फिर कैप्टन यांग कहता है मेरे जजमेंट के हिसाब से सिर्फ उबोक द गोस्ट सोल ही है जो इसे साबित कर सकता है कि ये सच है या नहीं। फिर जिन कहती है मैं उसकी फैमिली से छेड़छाड़ या ज़्यादा ज़बरदस्ती सहन नहीं करूँगी। अगर तुम उसे मनाने में नाकाम हो तो तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। फिर कैप्टन यांग कहता है ठीक है, मैं समझ गया, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम उबोक को देखते हैं जो रात के टाइम चांद को देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गैंगयोंग को देखते हैं जो आराम से सो रहा होता है। तभी जिन की आवाज़ आती है और वो कहती है गैंगयोंग, उन्होंने कहा तुम्हारे मास्टर के दुश्मन अभी जिंदा है, अब तुम क्या करने वाले हो? और इसके बाद हम गैंगयोंग को देखते हैं जिसकी आंखें अचानक से खुल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे सुबह सुबह एरिन झाड़ू लगा रही होती है। फिर वही रेस्टोरेंट का काम, कस्टमर आते हैं और खाकर चले जाते हैं। फिर रात का टाइम देखते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे एरिन रेस्टोरेंट के बाहर पानी फेंक रही होती है और फिर वही कस्टमर आते हैं और चले जाते हैं। फिर रात होती है और फिर अगला दिन आता है जहाँ पे मालकिन कहती है उफ, आज तो कोई कस्टमर ही नहीं आया। फिर रात हो जाती है। फिर मालकिन गैंगयोंग के रूम की तरफ देखते हुए कहती है क्या वो अभी तक सोया हुआ है? उसे सोते हुए पूरे 4 दिन हो गए। फिर एरिन कहती है उसे सोने दो माँ, वो काफ़ी थका हुआ था। फिर मालकिन कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन इस रेस्टोरेंट को संभालने के लिए सिर्फ हम दोनों काफ़ी नहीं है। फिर एरिन कहती है उसके आने से पहले हम दोनों ही इसको संभाल रहे थे माँ। फिर मालकिन कहती है मैं तो बस ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि उसने वहाँ पर जाकर क्या किया होगा, क्योंकि आज से पहले वो इतना कभी नहीं सोया। फिर एरिन कहती है माँ, और सबसे ज़्यादा डरावने वाली बात यह है कि सोचो वो इतनी लंबी नींद के बाद उठने के बाद कितना सारा खाना खाएगा, और अब तक वो रात में नींद में ही उठकर किचन में रखे मेरे मोमोज खा चुका है जो मैंने रखे थे। फिर हम गैंगयोंग को देखते हैं जो आराम से सो रहा होता है। तभी उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है और वो देखता है
खिड़की के पास एक आउल बैठा होता है और वो आउल वहां से उड़ जाता है और गैंगयोंग उसका पीछा करते हुए जंगलों के बीच में एक टूटी फूटी जगह पे आता है और वो देखता है उस खंडर के बीच एक लेडी बैठी हुई है और वो लेडी अपना टोपी नीचे रखते हुए कहती है, हे कैसे हो तुम। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कैप्टन यांग और उबोक को देखते हैं जो एक नाव में बैठे होते हैं और कैप्टन यांग कहते हैं ये सारा चीज़ एब्सोल्यूट वन के डिसाइबल ने किया है, वो आज व्हाइट हॉर्स स्क्वाड को ख़त्म कर ही देता सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। फिर उबोक कहता है व्हाइट हॉर्स स्क्वाड का दौर अब ख़त्म हो चुका है, वो लोग मिलकर एक अकेले बच्चे को नहीं रोक पाए। फिर कैप्टन यांग कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू स्क्वाड पुरानी से बेहतर है, लेकिन तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते, वो लड़का कोई आम इंसान नहीं था, इस बात को तुम भी जानते हो। फिर उबोक कहता है चाहे वो कोई भी था, क्या तुम सोचते हो अगर मैं अभी भी टीम में होता तो ऐसा होने देता। फिर कैप्टन यांग मुंह बनाते हुए कहते हैं हाँ सही कहा, जैसे तुम्हारे होने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ जाता। फिर उबोक गुस्से में कहता है क्या तुम्हें यकीन नहीं है, मैं तुम्हें अभी साबित करके दिखा सकता हूँ। फिर उबोक गैंगयोंग के बारे में सोचता हुआ कहता है वो एब्सोल्यूट वन का डिसाइबल, मैं तो उसे एक सीधा साधा सा लड़का समझता था। फिर कैप्टन यांग कहता है चलो छोड़ो और ये बताओ तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा, अगर तुमने इस बार मना किया तो मैं इस बार कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। फिर उबोक कहता है मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं तुम लोगों के ऊपर कोई फेवर नहीं करने वाला, पहले मैं सुनूंगा कि आखिर बात क्या है, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। फिर कैप्टन यांग कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने अभी तक क्या ढूंढा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गैंगयोंग को उस लेडी के सामने देखते हैं। फिर गैंगयोंग पुरानी बातें सोच रहा होता है जहाँ पे उससे एक लेडी कहती है अच्छा वो तुम ही हो जो मरे हुए लोगों के बारे में पूछ रहा है। फिर गैंगयोंग कहता है हाँ वो मैं ही हूँ। फिर वो लेडी कहती है अच्छा तुम जानना चाहते हो कि वो लोग जिंदा है या नहीं। फिर वो लेडी कहती है मैं थोड़ी सी हैरान हूँ उन लोगों को लेकर नहीं जिनके बारे में तुमने रिक्वेस्ट किया है, बल्कि तुम्हारे बारे में भी। क्या तुम सच में द एब्सोल्यूट वन के डिसाइपल हो? अगर तुम नकली पहचान लेकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम तुम्हारा रिक्वेस्ट कैंसिल कर देंगे और तुम्हें कैंसिलेशन फीस देनी पड़ेगी, ये बात पता है ना तुम्हें। फिर गैंगयोंग कहता है ये बात मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैं सच में डोको योंग का डिसाइपल हूँ। फिर गैंगयोंग कहता है गांव वालों ने कहा कि व्हाइट हॉर्स स्क्वाड पैसों के लिए काम करता है, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। फिर वो लेडी कहती है हम लोगों को खोजने में माहिर है, तुम सही जगह पे आए हो, हालांकि ये थोड़ा सा महंगा है। फिर गैंगयोंग कहता है आखिर कितना महंगा? फिर वो लेडी कहती है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा होगा, लेकिन हम अपना काम पूरा करके देते हैं। फिर वो आगे कहती है मैं हूँ गायोंग, व्हाइट हॉर्स स्क्वाड की खूबसूरत एजेंट, आपकी सेवा में। फिर गैंगयोंग उस लेडी को थैंक यू बोलता है। तभी वो लेडी कहती है मुझे लगता है हम दोनों की एज बराबर है, इसीलिए तुम्हें मेरे सामने इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? और फिर गैंगयोंग उस लेडी पे चिल्लाते हुए कहता है इंटेलिजेंस का ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे किसी का मर्डर और किडनैपिंग नहीं करता, और ऊपर से तुम एक स्क्वाड की लीडर हो, और ये लेडी कोई और नहीं जिन होती है, व्हाइट हॉर्स स्क्वाड की लीडर। और फिर जिन कहती है मैंने इस बात से कभी डिनाई नहीं किया। फिर वो कहती है मैंने तुमसे कहा था कि हम लोगों को ढूंढने में माहिर हैं, लेकिन मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा कि हम यही काम करते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं किसी स्क्वाड की लीडर हूँ। फिर गैंगयोंग कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? और फिर जिन कहती है मुझे पता है कि तुम उबोक वाले मामले को लेकर गुस्से में हो, लेकिन वो सब एक गलत फहमी थी, अब सब कुछ साफ हो चुका है, इसलिए तुम खुद को शांत कर लो, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, इसीलिए यहाँ पर आके बैठ जाओ। फिर वो आगे कहती है हाँ अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि मुझे लगता है मैंने उन लोगों में से किसी एक को ढूंढ लिया है जिनके बारे में तुमने रिक्वेस्ट किया था। और ये सुनकर गैंगयोंग बिल्कुल शांत हो जाता है और अपना ऑरा रिलीज करने लगता है, और उसका ऑरा इतना खतरनाक होता है जैसे डोको योंग खुद आ गया हो। और फिर जिन गैंगयोंग की तरफ देखती है और गैंगयोंग बिल्कुल गुस्से में होता है और कहता है क्या कहा तुमने, किसको ढूंढ लिया? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गैंगयोंग को रेस्टोरेंट के बाहर झाड़ू लगाते हुए देखते हैं।
और गैंगोंग जिन की बातों के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे जिन कहती है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, मैंने कहा था मुझे लगता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है। ऐसा है, हमने उसे ढूंढ तो लिया है, लेकिन पक्के तौर पे कह नहीं सकते कि वो वही है या नहीं, और ज़्यादा संभावना तो ये है कि वो नहीं होगा। और ये सब सुनकर गैंगोंग कहता है, आखिर तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रही हो? फिर जिन कहती है, मुझे आगे की जानकारी जांच करने के लिए और पैसे चाहिए। फिर गैंगोंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं पहले ही कई बार तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे चुका हूँ, अब तुम्हें मुझे पहले ठोस सबूत दिखाने होंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर जिन कहती है, ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे लिए काम आसान बनाने वाली थी, लेकिन अगर तुम इतने ही जिद पर अड़े हो। फिर गैंगोंग कहता है, जो चाहो मुझे कह लो, लेकिन अगर तुम और पैसे मांगने वाली हो तो तुम्हें मुझे पहले ढंग की जानकारी लाकर देनी होगी। और गैंगोंग की बातों को सुनकर जिन कहती है, हाँ हाँ जरूर डियर कस्टमर, अब मैं ऐसा ही करूंगी। फिर जिन कहती है, अच्छा ठीक है, चलो अब व्हाइट हॉर्स स्क्वाड के बारे में बात करते हैं, जिसका तुमने इतना बुरा हाल किया है। मुझे पता है ये एक गलत फहमी थी, इसीलिए जितनी भी कैजुअलिटी है मैं उनको नज़रअंदाज कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे ये बता देना कि पूरा हिसाब किताब करने के बाद मुझे किसके यहाँ मुआवजा मांगने जाना है उन तबाह हुई इमारतों, जंगलों और खेतों के लिए। क्या मुझे वो सारा बिल रेस्टोरेंट पे भेज देना चाहिए? और ये सुनकर गैंगोंग गुस्सा हो जाता है और फिर गैंगोंग कहता है, मैम कितना कहा आपने और कितना पैसा चाहिए आपको? और फिर गैंगोंग झाड़ू लगाते हुए कहता है, उसने फिर से मुझे फंसा लिया, वो हमेशा ऐसे बोलती है कि मैं उसका जवाब कुछ भी नहीं दे पाता। फिर मालकिन रेस्टोरेंट के बाहर आते हुए कहती है, ओह फाइनली तुम्हें यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए देख अच्छा लगा, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हूँ। फिर गैंगोंग कहता है, मैंने कल भी फ्रंट यार्ड पर झाड़ू लगाया था। फिर मालकिन कहती है, आखिर तुम्हें पता भी है कितने दिन बीत गए? फिर एरिन कहती है, शांत हो जाओ माँ, उसे तो याद भी नहीं होगा। फिर मालकिन एरिन से कहती है, तो क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी? फिर गैंगोंग मालकिन से कहता है, मैनेजर क्या आप मेरे पे एक फेवर कर सकती हैं? फिर मालकिन कहती है, अब तुम फिर से ये मत कहना कि तुम्हें एडवांस में सैलरी चाहिए। और ये सुनकर गैंगोंग के पसीने छूटने लग जाते हैं और एरिन और मालकिन गैंगोंग की तरफ देखने लग जाती हैं। और मालकिन कहती है, सच में आखिर तुम्हें पैसे चाहिए क्यों? तुम उनका करते ही क्या हो? क्या तुम्हारी कोई फैमिली है या फिर कुछ और? लेकिन इस बार मैं सच में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है व्हाइट हॉर्स स्क्वाड की तरफ, जहाँ पे हम जिन को देखते हैं, जो वो कैप्टन यांग की तरफ देखते हुए सोचती है और वो गैंगोंग से कहती है, क्या हो अगर वो वही लोग हुए? फिर गैंगोंग कहता है, क्या मुझे इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा? और फिर वो कैप्टन यांग की बातें सोचती है, जहाँ पे कैप्टन यांग कहते हैं, और अगर वो इसी तरह रहा और जब वो अपनी किस्मत से मिलेगा तब वो पक्का मारा जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उबोक को देखते हैं, जो अपनी वाइफ से कुछ बातें कर रहा होता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, मोटे भैया मोटे भैया। और ये सुनकर उबोक बाहर आता है और तभी उबोक के बच्चे उसके पास आते हुए कहते हैं, पापा पापा भैया हमारे लिए डम्पलिंग्स लेकर आए हैं, आप भी खाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं ये। फिर उबोक कहता है, मैं ठीक हूँ, जाओ और अपनी मम्मी के साथ खाओ। फिर उबोक गैंगोंग से कहता है, क्या तुम बिजी हो? और गैंगोंग कहता है, हाँ हमेशा की तरह। फिर उबोक कहता है, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? और फिर उबोक गैंगोंग से कहता है, गैंगोंग क्या तुम सच में एब्सोल्यूट वन के डिसाइपल हो? और गैंगोंग कहता है, हाँ सही कहा, क्या तुम्हें पता नहीं था? और फिर गैंगोंग हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है हमने कभी भी ऐसे प्राइवेट बात नहीं की है। और फिर उबोक कहता है, अच्छा ये कोई स्पेशल सीक्रेट नहीं है। और गैंगोंग कहता है, मैंने तो ये बात लगभग सबको बताया है और मुझे लगता था कि तुम्हें पता होगा, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे बच्चों को भी इसके बारे में बताया है। फिर गैंगोंग कहता है, क्या तुम यही बात मेरे से करना चाहते थे? फिर उबोक कहता है, ओह आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से काफ़ी दूर जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब लौटूंगा, इसीलिए क्या तुम कभी कभी आकर मेरे बच्चों का ध्यान रख सकते हो? ये बात मैं सिर्फ तुमसे कह सकता हूँ। और फिर गैंगोंग कहता है, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम अपना ख्याल रखना। और इसके बाद गैंगोंग कहता है, अच्छा ठीक है मुझे चलना चाहिए, मुझे और भी ऑर्डर डिलीवर करने हैं। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उबोक कहता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसे मोड़ जरूर आएंगे
जहां तुम्हें कोई रास्ता चुनना होगा, और अगर तुम्हें यकीन है कि उस रास्ते पे पछतावा जरूर होगा, तो तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम वहां से भाग भी सकते हो और वापस लौट सकते हो। और उसके बाद उबोक वहां से चला जाता है और गैंगोंग उसको देखता रह जाता है। फिर हम रात का टाइम देखते हैं जहाँ पे उबोक सो रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और बाहर कैप्टन यांग उसका वेट कर रहा होता है, और उबोक बाहर आकर कैप्टन यांग के साथ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे एरिन मालकिन से कहती है, गैंगोंग कहाँ पर है माँ? फिर मालकिन कहती है, वो तो डिलीवरी करने गया है। फिर एरिन कहती है, लगता है मुझे अकेले जाना पड़ेगा। फिर मालकिन कहती है, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? फिर एरिन कहती है, मुझे नहीं पता माँ, ये औरत हर रोज आ जाती है और मुझसे कुछ ना कुछ बोलती रहती है, अब मैं इसको और नहीं सह सकती। और एरिन वहां से बड़बड़ाते हुए चली जाती है और ये सारा चीज मालकिन देख रही होती है, और वो कहती है, वो फिर से नहीं, क्या वो चीजें वापस हो रही हैं? उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो जंगलों के बीच एरिन से कहता है, हे यंग लेडी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? और एरिन कहती है, हाँ जरूर। और वो कहता है, मैं उस फाइटर का घर ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी बहन की लाइफ बचाई थी। और मैं आपको बता दूं, ये लड़का उस लड़की का भाई है जिसको चैप्टर 2 में गैंगोंग ने कुछ गुंडों से बचाया होता है, जिसकी वजह से उसको गैंगोंग से प्यार हो जाता है। और वो अपने भाई को गैंगोंग के बारे में बताती है कि वो मार्शल मास्टर है और वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। फिर वो लड़का एरिन से कहता है, जहाँ तक मैंने सुना है उसकी बहुत ही ज़्यादा मैसिव बॉडी है और वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, और उसने कई सारी लेजेंडरी मार्शल आर्ट स्किल मास्टर कर रखा है। क्या तुम ऐसे किसी को जानती हो? फिर एरिन कहती है, क्या तुम्हें उसका नाम नहीं पता? फिर वो कहता है, रूड, क्योंकि गैंगोंग ने कभी भी उसकी बहन को अपना नाम नहीं बताया होता है। फिर एरी वहां से जाते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। फिर वो लड़का कहता है, हे लेडी, एक मिनट सुनो, क्या आप मुझे सिर्फ ये बता सकती हैं कि येलो स्टोन विलेज कैसे जाना है? मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और मैं यहाँ पे खो गया। और फिर एरी जमीन पे पूरा मैप बनाते हुए कहती है, यहाँ जाना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से लेफ्ट, फिर यहाँ से राइट, फिर वहाँ पे तुम्हें 2 माउंटेन दिखेंगे, बस वही है येलो स्टोन विलेज। और फिर एरी वहाँ से जाते हुए कहती है, अगर तुम्हें ढूंढने में मुश्किल पड़े तो रास्ते में और भी लोग होंगे, उनसे पूछ लेना। फिर वो लड़का कहता है, थैंक यू यंग लेडी, मैं आपके इस एहसान को नहीं भूलूंगा। और फिर एरिन कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इस एहसान को भूल सकते हो। फिर एरिन के जाने के बाद वो लड़का कहता है, प्यारा चेहरा और वार्म हार्ट, लेकिन तमीज वो तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक घर की तरफ जहां उसके अंदर हमें कुछ लोगों को बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी वो लड़का कहता है, फादर प्लीज। तभी उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों की शादी मेरे लाश के ऊपर से होगी। फिर उसकी मदर उसके फादर से कहती है, जून उसको सच्चे दिल से प्यार करता है, उनको अपनी जिंदगी जीने दो। तभी उसका फादर चिल्लाते हुए कहता है, तुम तो बस चुप रहो। फिर वो लड़का कहता है, लेकिन कुछ बताइए तो, आखिर दिक्कत कहाँ पर है, हम उसको ठीक कर लेंगे। फिर उसका फादर कहता है, मुझे उसकी एक भी चीज पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी मत करो। तभी उस घर में एरिन की एंट्री होती है और वो कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या ये घर मिस्टर किम मून का है? तभी उस लड़के का फादर कहता है, हाँ मैं ही हूँ किम मून। फिर एरिन कहती है, यांगवा की आत्मा ने मुझे तुम्हें कुछ कहने के लिए कहा था। और ये सुनकर वो लड़की कहती है, यांगवा, ये तो मेरी मदर का नाम है जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर एरिन कहती है, क्या तुम हान यंग हो? और वो लड़की कहती है, हाँ, लेकिन क्यों? फिर एरिन उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम्हारी मदर ने मुझसे कहा था कि यही तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है, मिस्टर किम मून। और ये सुनकर वहाँ पे सबके सब चौंक जाते हैं और वो लड़का कहता है, हो ही नहीं सकता, ये तो इसके होने वाले ससुर हैं। फिर उसकी मदर कहती है, आखिर तुम हो कौन? और फिर एरिन कहती है, मैंने तो कहा था, मैं तो बस यहाँ पर एक गोश्त की बात पहुँचाने आई हूँ। और ये सुनकर वो लेडी कहती है, तुम बकवास कर रही हो। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे फादर एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे। तभी वो आदमी कहता है, वो मैं था, तुम्हारा फादर, प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुम्हारी मम्मी से सच्चा प्यार करता था। और ये सुनकर वो लड़की वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर वो लड़का रोते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, क्या यही रीजन था कि हम दोनों भाई बहन हैं, इसीलिए आप हमारी शादी के खिलाफ थे? कुछ तो बोलिए फादर। फिर एरिन कहती है,
उसने कहा कि तुम दोनों शादी कर सकते हो। और ये सुनकर वो सारे के सारे एरी की तरफ देखने लग जाते हैं और एरी कहती है, हाँ, उसने कहा तुम्हारी मदर तुम्हारी रियल मदर है, लेकिन मिस्टर किम तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है। और वो आगे कहती है, तो इस तरह से तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो और बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो तुम्हारी शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही मैसेज वांगवा की आत्मा ने मुझसे कहा था तुम्हें बताने के लिए। और वो आगे कहती है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो उस आत्मा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे रियल फादर का नाम तुम्हें बता दूं, क्या ये ठीक रहेगा? तभी उसकी मदर मुंह छुपाते हुए कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर एरी देखती है कि वो आत्मा यहाँ से चली गई है और फिर वो वहाँ पर कहती है, ठीक है, मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर एरी बाहर आते हुए कहती है, आत्माओं को शांति दिलाना अच्छी बात है, लेकिन इससे उनकी पीसफुल फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। खैर, कम से कम अब वो दोनों शादी तो कर सकते हैं। अगर मैंने उन्हें नहीं बताया होता तो शायद ये शादी कभी नहीं हो पाती। हालांकि उन्हें कुछ दिनों तक कुछ छोटे मोटे झगड़े झेलने पड़ेंगे। उसके बाद हमें एरिन को उसी जंगल में दिखाया जाता है। तभी एरी के पीछे से कोई कहता है, हे यंग लेडी, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? और ये कोई और नहीं, वही लड़का होता है। और फिर वो एरिन को ध्यान से देखता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल वही सुंदर पर बदतमीज लड़की लगती हो जिससे मेरी मुलाकात येलो ड्रैगन माउंटेन के पास हुई थी। और वो आगे कहता है, ओ सुनिए मिस, क्या आप मुझे येलो विलेज का रास्ता बता सकती हैं? तभी एरिन कहती है, अरे मिस्टर वॉरियर, तुम अभी भी यहीं पर हो? मैंने तो तुम्हें रास्ता बताए हुए काफी समय हो गया। फिर वो लड़का कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? और फिर वो हंसते हुए कहता है, ओ तुम तो वही लेडी हो जिससे मैं पहले मिला था। और फिर एरी उसको फिर से समझाते हुए कहती है, वैली के चारों ओर जाओ, फिर वहाँ पे तुम्हें 2 माउंटेन दिखेंगे, वहीं पे उसका एंट्रेंस गेट है, समझ गए या नहीं? फिर वो लड़का कहता है, थैंक यू यंग लेडी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और फिर एरिन जाते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन सनसेट होने से पहले चले जाना। फिर हम एरिन को देखते हैं जो उस जंगलों से होते हुए जाती है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो रुक जाती है और वापस जाने लगती है। और वो वहीं आ जाती है जहाँ पे वो लड़का था और वो कहती है, लगता है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और फिर एरी वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीछे से झाड़ियों में से वो लड़का निकलता है और कहता है, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, मैं वापस से खो गया, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, इसीलिए मैं रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। और फिर वो एरी को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, हे मिस, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? और ये सब सुनकर एरी बहुत गुस्से में होती है। आप चेहरा देखो एरी का। भाई इतना कोई गधा कैसे हो सकता है? और वो आगे कहता है, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे लगता है मैं यहाँ पर खो चुका हूँ। फिर एरिन कहती है, तुम चुप रहो, अगर तुम सनसेट से पहले येलो स्टोन विलेज जाना चाहते हो तो चुपचाप मेरा पीछा करो।